हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सीक्वेंस एंड सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये एक अलग तरीके का प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग एक एडिशन की बात हो रही थी, एक टर्म में अगला टर्म कुछ नंबर ऐड करते थे तो हम लोग को नेक्स्ट टर्म मिलता रहता था। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कुछ अलग प्रॉपर्टी होती है, उसी चीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट के अंदर। शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं जीपी। ठीक है, फुल नेम होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड इन शॉर्ट हम लोग बोलते हैं जीपी। तो जीपी का मतलब देखो क्या होता है। जीपी का ये मतलब हो कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस अगर गिवन है तो उस सीक्वेंस में मान लो मेरे पास फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस गिवन है, मैंने एक एग्जांपल लिखा 2, 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन। इस तरीके से मैंने एक सीक्वेंस मान लो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो देखो क्या हो रहा है। मैंने ये बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म को डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो मान लो कि अगर हम लोगों ने 2 4 को डिवाइड किया, ठीक है, 2 से, तो क्या मिलेगा, 2 बचेगा, 2 आएगा। ठीक है, अगेन इसको डिवाइड किया 8 को 4 से तो क्या बचेगा, 2 आएगा। 16 को 8 से करो तो फिर 2 आएगा और 32 को 16 से करो तो फिर 2 आएगा। दैट मीन्स की क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे हम लोगों को कि हर सक्सीडिंग टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म माइनस करने पे जो रेशियो है, मतलब सक्सीडिंग टर्म और बाय प्रीसीडिंग टर्म का रेशियो जो है वो सेम मिल रहा है हम लोगों को यहाँ पे। 4/2, 8/4, 16/8 और 32/16। तो ये सारी वैल्यू सेम आ रही है जो कि इक्वल है किसके, 2 के। तो अगर कभी किसी सीक्वेंस में ऐसा हो कि प्रीसीडिंग टर्म और सक्सीडिंग टर्म में रेशियो जो है वो कांस्टेंट है हर टर्म के लिए, हर 2 टर्म्स के लिए, तो वहां पर उस रेशियो को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या इन शॉर्ट जीपी। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग सिंपली जो है जनरल फॉर्म में हम लोग लिखना चाहेंगे तो इसकी डिफिनीशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जीपी इज अ सीक्वेंस in which the ratio of 2 consecutive terms is always equal। ठीक है, मतलब कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो होगा वो हमेशा से इक्वल होगा। और यही जो रेशियो होता है, फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को हम लोग इस एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर ये रेशियो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये है हमारा बेसिक एक इंट्रोडक्शन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। अब जैसे कि एग्जांपल हम लोग देखें, ठीक है, एग्जांपल हम लोग एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। मैंने एक सीक्वेंस लिखा, मान लो 1, 2, 4 या नहीं 1, 3, 9, 27। तो ये भी क्या है, एक जीपी है जिसका जो कॉमन रेशियो है। अच्छा, इस कॉमन रेशियो जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है, कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल आर से। ठीक है, स्मॉल आर से हम लोग डिनोट करते हैं कॉमन रेशियो को। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस सीक्वेंस की अगर हम बात करें 1, 3, 9, 27 इसकी, तो यहाँ पे आर की वैल्यू देखो क्या होगी, 3/1। ठीक है, मतलब कि यहाँ क्या हम बोल सकते हैं कि ये 3 हो जाएगी। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। अगेन मैंने एक सीक्वेंस लिखा, सपोज 3, 3, 3, 3। तो ये एक सीक्वेंस है, ये भी एक जीपी है क्योंकि यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, 3/3, दैट इज 1। ठीक है, नेक्स्ट एक और हम लोग अगर देखें तो एक सीक्वेंस मान लो मैंने ये लिख दिया कि -3, 9, -27, कुछ ऐसा लिखा हुआ है मान लो। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो कॉमन रेशियो ये भी एक जीपी है क्योंकि यहाँ पर कॉमन रेशियो आर देखो क्या है, -3/1 करोगे। ठीक है, -3/1 तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब अगर हम लोग 9/-3 करें तो भी हम लोगों को क्या मिलेगा 9/-3 करने पे भी -3 मिलेगा। -27/9 करेंगे तो भी क्या मिलेगा, -3 मिलेगा। तो ये जीपी है, ये भी यहाँ पे क्या होगा, कॉमन रेशियो नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स की कॉमन रेशियो पॉजिटिव भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। 1 कब होगा, एग्जैक्टली 1 देखो कब आएगा, जब ये पूरा सीक्वेंस क्या आ जाए, नंबर सारे सेम आ जाए।
ठीक है, तो ये उस समय 1 होने लगेगा। अगर ये सारे नंबर पॉजिटिव हैं, जैसे देखो तो यहाँ पे क्या आ रहा है पॉजिटिव। अच्छा, सारे नंबर अगर निगेटिव होते मान लो -1, -3, -9, -27, तब भी ये जीपी होता है और कॉमन रेशियो फिर भी 3 ही रहता है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोगों ने समझा कि जीपी क्या होती है और उसका कॉमन रेशियो कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। चलो, जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे सामने लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा सवाल है क्या कि प्रूफ करना है कि एक सीक्वेंस है, मान लो एक सीक्वेंस हम लोग गिवन है, कोई भी एक जनरल सीक्वेंस हमारे सामने गिवन है, दैट इज an इज इक्वल टू, एक जनरल सीक्वेंस है। अच्छा, जनरल सीक्वेंस का मतलब an मतलब क्या होता है, कोई एक जनरल टर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि an इज इक्वल टू क्या है 3 × 2 to the power n, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ये जनरल टर्म है तो प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट इट इज अ जीपी। ठीक है, 3 × 2 to the power n है एक जनरल टर्म। हम लोग को ये बताना है, प्रूफ करना है कि ये एपी है या नहीं है। ठीक है, n जो भी है वो क्या है, n एक नेचुरल नंबर है कोई भी। तो देखो करेंगे क्या हम लोग इसको समझने के लिए, मैंने क्या बोला यहाँ पर कि अगर हम लोग जनरल देखें, जनरली हम लोग देखना चाहें कि मान लो an है। ठीक है, तो an की वैल्यू तो डायरेक्ट दे दी 3 × 2 to the power n। अच्छा, अगर हम लोग को मान लो एक जीपी प्रूफ करना होता है तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा कि कॉमन रेशियो, जो रेशियो है, ठीक है, वो रेशियो सेम आ जाए किसी भी एक जनरल टर्म के लिए। मतलब कि एक आगे वाला टर्म उसको पीछे वाले टर्म से डिवाइड करे तो रेशियो सेम आए। तो अगर मेरे पास एक जनरल टर्म n दिया हुआ है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका अगला टर्म क्या होगा, an+1। ठीक है, an+1 हम लोग नेक्स्ट टर्म इसका देख लेते हैं। चलो, क्यों ऐसा? अच्छा, नेक्स्ट टर्म क्यों ही देख रहे हैं? नेक्स्ट टर्म इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग को पता है कि r की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, an+1/an होगी। एक आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो an+1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 2 to the power n+1 होगी। ठीक है, अच्छा, 3 × 2 to the power n+1 का मतलब क्या होता है? देखो 2 to the power n+1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 2 to the power n × 2 to the power 1। पावर n+1 को क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली देखो ये क्या है, 3 × 2 to the power n क्या है हमारे पास, ये an है। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि 2 to the power 1 2 हो गया और ये an हो गया। तो an+1 क्या है, 2 × a to the power n है। अब यहाँ पे वैल्यूज रखो, तो an+1 क्या है, 2 × an और नीचे क्या आ जाएगा, an। कैंसिल करो तो r की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अच्छा, अब ये देखो जो r की वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है इररिस्पेक्टिव ऑफ n। मतलब कि n की वैल्यू हम लोग कुछ भी लेते हैं, n की वैल्यू 1 ले, 2 ले, 3 ले, 4 ले, कुछ भी ले, उसके करस्पॉन्डिंग r जो होगा वो सेम यही आएगा, 2 आएगा। क्योंकि r जो है n से इफेक्ट नहीं पड़ रहा है r पे, n की कोई वैल्यूज का इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये तो सेम रहेगा हमेशा। और अगर r कांस्टेंट है, ठीक है, तो r अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, ये रेशियो जो है कांस्टेंट है, दैट मीन्स की एक जीपी है। ठीक है, तो ये बहुत एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था जीपी को समझने का। अब आगे हम लोग आते हैं, देखो एक जनरल टर्म पे। ठीक है, मान लो कि हमारे पास कोई जनरल टर्म हम लोग को देखना है, कोई जीपी है, मान लो जीपी को स्टडी करना है। तो जीपी को स्टडी करने के लिए मान लो जैसे मेरे पास 2-3 टर्म स्टार्ट के दे दिए, लेकिन उसको स्टडी करने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए हम लोग को एक जनरलाइज टर्म की जरूरत पड़ती है। जैसे कि हम लोगों ने एपी में भी देखा था, एक जनरल टर्म हम लोगों ने निकाला था। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग एक टॉपिक स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो है वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी, सॉरी जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। किसी जीपी का जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, वो चीज को हम लोग को स्टडी करना है। तो ध्यान से समझना इस बात को। मैंने ये बोला कि मान लो मेरे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि जीपी में है। वो नंबर्स क्या है, A1, A2, A3, A4, कुछ AN मान लो आएगा, उसके बाद भी ऐसे कई सारे लिखे हुए हैं। ये एक सीक्वेंस है मेरे पास जो कि जीपी में है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से अगर देखो तो हम क्या बोल सकते हैं कि A2 जो है, A2/A1 क्या होगा,
वो बराबर होगा किसके, A3 बाई A2 के। वो किसके बराबर होगा, A4 बाई A3 के। एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। और ये वैल्यू देखो, ये रेशियो जो है वो क्या आएगा, सपोज R है, कॉमन रेशियो R के इक्वल है ये सारी वैल्यूज, A2 बाई A1, A3 बाई A2, ये सब क्या है, R के इक्वल है। तो मैंने ये क्या किया, यहाँ से ध्यान से देखो तो A2 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि ये है A1 इंटू R, ठीक है, क्लियर। अच्छा A3 की वैल्यू क्या आएगी, देखो A3 की वैल्यू आएगी, यहाँ से A3 की वैल्यू आएगी R इंटू A2। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, A2 की वैल्यू देखो क्या है, A1 इंटू R है, तो ये क्या हो गया, A1 इंटू R हो जाता तो R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे A4 के ऊपर, तो देखो A4 क्या आएगा, A4 बाई A3 R है, तो A4 क्या हो जाएगा, R इंटू A3 ले लो। अब इसको फिर क्या करो, A3 के प्लेस पे अगर हम लोग A1 R स्क्वायर रखें तो ये क्या बन जाएगा, R इंटू A1 R स्क्वायर, मतलब A1 R क्यूब, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो ध्यान से अगर इस बात को देखो तो हो क्या रहा है, देखो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो A1 था, ठीक है, जो A1 हमारे सामने था, वो A1 क्या था, A1 इंटू R टू दी पावर 0, क्योंकि A1 को हम लोग बोल सकते हैं, मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इससे हम लोग को जनरलाइज एक फॉर्म पता चलेगी। तो ध्यान से अगर देखोगे तो A1 जब था, A1 तो देखो सब में कांस्टेंट है, A1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में है। तो इसका ये मतलब होगा कि जनरल टर्म की अगर हम बात करेंगे AN की, तो A1 तो उसमें होगा ही होगा, ठीक है। अब उसके बाद बाकी और क्या होगा उसको भी देखना है। तो बाकी देखो क्या होगा, पहला टर्म जो था 1 था, उसमें R की पावर 0 थी, दूसरे में R की पावर 1 थी, तीसरे में R की पावर 2 थी, चौथे में R की पावर 3 है। मतलब क्या हो रहा है, देखो जो सीक्वेंस है, मतलब अगर सेकंड है तो पावर 2 माइनस 1 है, थर्ड है तो पावर 3 माइनस 1 है, फोर्थ है तो पावर 4 माइनस 1 है। तो अगर n है तो पावर क्या आएगी R की, n माइनस 1 हो जाएगी। तो मतलब ये जनरल टर्म हो गया A1 R टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारा एक जनरल टर्म आ जाता है। इसी को हम दूसरे फॉर्म में अगर लिखते हैं एक नॉर्मल फॉर्म में, तो हम ये भी बोल देते हैं कि AN इज इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस 1, जहाँ पे A हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा एक जनरल टर्म का फॉर्मूला, AN इज इक्वल टू AR टू दी पावर n माइनस 1, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग जनरल टर्म को या किसी भी जीपी के नेचर को, बिहेवियर को स्टडी आगे करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है, बहुत जरूरी है। AN इज इक्वल टू AR टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो देखो अब आगे हम पढ़ते हैं, जनरल टर्म हम लोगों ने निकाला, तो यहाँ से एक बात समझ में आई, वो बात क्या थी कि अगर किसी भी एपी को हम लोग को फॉर्म करना है, मान लो कोई एक एपी बनानी है हम लोगों को, तो हम लोग किस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि मान लो मेरा पहला टर्म क्या है, A है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, देखो A2 की वैल्यू क्या थी, A1 इंटू R, A है अगर तो ये क्या हो जाएगा, A इंटू R, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर, चौथा क्या हो जाएगा, AR क्यूब, फिर नेक्स्ट क्या होगा, AR टू द पावर 4, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। जितने सीक्वेंस है उसी हिसाब से क्या हो रहा है, देखो R का मल्टीप्लाई बस करते जा रहे हैं हम लोग। पहला टर्म लिखे, R का मल्टीप्लाई किया, दूसरा आ गया, फिर R का मल्टीप्लाई किया, उसमें तीसरा आ गया, फिर इसमें R का मल्टीप्लाई किया तो चौथा आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो ये हमारा क्या है, ये भी एक जनरल जीपी सीक्वेंस है ये हमारे पास, ठीक है। जनरल जीपी एक सीक्वेंस हम लोग को लिखना है, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं इसको। अब इस पे देखो क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस तरीके से होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि -2 1 या फिर नहीं, -2 4 और -8 16 माइनस, ये एक सीक्वेंस है हमारे पास, -2 4 -8 16 -32, इस तरीके से करके एक सीक्वेंस हमारे सामने गिवन है, ठीक है। अब इस सीक्वेंस में हम लोग को देखो क्या निकालना है, हम लोग को बताना है, मान लो कि 13th टर्म क्या होगा, फाइंड 13th टर्म। तो अगर ध्यान से देखो,
अगेन इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जरूरत क्या पड़ेगी, 13th टर्म हम लोग को निकालना है, मतलब A13 निकालना है। तो A13 क्या होगा, AR टू द पावर 13 - 1, मतलब कि AR टू द पावर 12 आएगा इसका हमारे पास एक जनरल टर्म। अब हम लोग को जरूरत किसकी है, A की है और R की जरूरत है, यहाँ पर इन दो चीजों की जरूरत पड़ने वाली है, तो निकाल लेते हैं। चलो A क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चन में दिख रहा है सीक्वेंस में कि A क्या है हमारा -2 है, ठीक है। उसके बाद R की वैल्यू अगर देखो तो R क्या है, R क्या होगा हमारे पास, डिवाइड करो 4/-2, बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड करना है R निकालने के लिए, ये याद रखना, उल्टा मत कर देना, बाद वाले में से पहले वाले को डिवाइड करना है, तो ये वैल्यू आएगी -2। तो क्या -2 ही बाकी सब में भी आ रहा है, देखो -8/4 -2 ही होगा, 16/-8 -2 ही होगा, -32/16 ये भी -2 होगा, मतलब कि ये जीपी तो है। तो R की वैल्यू मिल गई, A की वैल्यू मिल गई। अब डायरेक्टली क्या करो, क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को, तो ये क्या हो जाएगा, देखो A13 की वैल्यू आ जाएगी, A मतलब -2 और R मतलब -2 टू द पावर 12, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली देखो -2 टू द पावर 12 और -2, तो -2 टू द पावर 13, ठीक है। -2 टू द पावर 13 है, या इसको डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि देखो 13 है तो 13 का मतलब ऑड पावर है, तो -1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। नीचे इसको लिखते हैं, चलो 13 अगर है, 13 अगर हमारे पास आ रहा है, तो इसका मतलब है कि माइनस तो रहेगा ही रहेगा, -2 टू द पावर 13 है, तो ऑड पावर है, तो ऑड पावर का मतलब कि आंसर में माइनस तो आएगा ही। तो हम ऐसा भी तो इसको बोल सकते हैं कि ये लिखा हुआ है -1 टू द पावर 13 इंटू 2 टू द पावर 13, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर ये है तो -1 टू द पावर 13 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है -1, और 2 टू द पावर 13 -2 टू द पावर -2 टू द पावर 13, ये इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये एक सीक्वेंस का जनरल टर्म हम लोगों ने निकाल लिया इस तरीके से। तो बेसिक क्वेश्चन देखो इसी तरीके के इस पे होते हैं जनरल टर्म के लिए, ठीक है। और अब मान लो एक क्वेश्चन और है कि विच टर्म ऑफ द जीपी, एक जीपी दी हुई है 2, 8, 32 ऐसे करके, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि जीपी का क्या है 2, 8, 32 ऐसे करके जीपी कुछ गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 131072, विच टर्म इज 131072, इस गिवन जीपी का कौन सा टर्म 131072 आएगा। तो देखो एपी के तरीके से ही अप्रोच करेंगे। अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन एपी में होता था तो क्या करते थे, हम ये सपोज कर लेते थे कि हमारे पास क्या है एनएच टर्म है जो कि जीपी में है, ठीक है। एनएच सॉरी एपी में है, तो उसी तरीके से मान लो कि एनएच टर्म जीपी में है ये, तो एनएच टर्म यही है, ये मान लेते हैं। तो अगर एनएच टर्म ये है तो एन की वैल्यू क्या होती है, ए आर टू द पावर n - 1। अच्छा ए क्या है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो तो ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू क्या है 8/2 मतलब कि 4। तो अगर हम मान लें कि एनएच टर्म ही ये है, तो हम ये डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 131072 ये एन हो गया, इज इक्वल टू ए मतलब 2 और आर मतलब 4 टू द पावर n - 1, ठीक है। तो देखो अब 2 से अगर डिवाइड करें इस पूरे टर्म को हम लोग, ठीक है, 2 से अगर हम लोग डिवाइड इसको करें तो ये क्या आएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 65536 ये आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 4 टू द पावर n - 1, ठीक है। 4 टू द पावर n - 1 ये आ गया। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली देखो अब ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सी पावर है 4 की, ठीक है। ये तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 4 की कितनी पावर में ये टर्म आएगा। तो आंसर इसका देखो समझ में आता है कि 4 टू द पावर 8 है, ये एक्चुअली लिखा हुआ है ये क्या 4 टू द पावर 8 लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 4 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 4 टू द पावर n - 1 है। अच्छा n - 1 क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखो ये 4 टू द पावर n - 1 के इक्वल है, तो ये लिखा हुआ है 4 टू द पावर 8 इज इक्वल टू 4 टू द पावर n - 1 है। तो यहाँ से कंपेयर करोगे, बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर कर दो,
8 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8 प्लस 1 मतलब कि 9। तो मतलब क्या आ गई कि 9th टर्म इस सीक्वेंस का हमारा क्या मिलेगा 131072। ठीक है, तो ये एक टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टाइप, देखते हैं अगला टाइप का क्या क्वेश्चन इसमें बनता है। तो देखो वो क्वेश्चन है कि फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है शायद से ही, हाँ एनसीईआरटी का ही है। फाइंड अ जीपी सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज क्या है -4। ठीक है, स्टार्टिंग के दो टर्म्स का सम क्या है -4 है। एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये हम लोग को गिवन है, तो बताना क्या है जीपी क्या होगी, फाइंड द जीपी। तो जीपी क्या होगी, जीपी के टर्म्स क्या क्या होंगे इसे वो हम लोग को डिफाइन करना है। तो अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बेसिक्स के लिए समझते हैं इसको कैसे होना है ये। तो देखो यहाँ पे लिखा क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4। अगर मान लो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम क्या बोल सकते हैं कि सीक्वेंस किस तरीके से होगा। देखो ए है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो दूसरा ए आर हो जाएगा, तीसरा क्या होगा ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, इस तरीके से ही चलता रहेगा। अब क्या गिवन है कि देखो स्टार्टिंग के दो टर्म का सम क्या है -4। स्टेटमेंट पे देखो तो स्टार्ट के दो टर्म्स क्या है ए और ए आर, तो ए प्लस ए आर की वैल्यू क्या हो गई -4। ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया मान लो। ठीक है, सेकंड क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो देखो फिफ्थ टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म सीधी सी बात है ए आर टू द पावर 5 - 1 होगा, मतलब ए आर टू द पावर 4 होगा। तो ए आर टू द पावर 4 क्या लिखा हुआ है कि वो कितना है 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म मतलब ए आर टू द पावर 3 - 1, मतलब ए आर स्क्वायर हो गया थर्ड टर्म। तो 4 इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर टू द पावर 4 है, ये लिखा हुआ है। देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ए से ए कैंसिल हो गया, ये आर स्क्वायर से ये कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर यहाँ बचेगा। तो आर स्क्वायर क्या आ गया, देखो यहाँ से 4 आ गया क्लियरली। ठीक है, अब आर स्क्वायर अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि 4 है, तो हम लोग यहाँ से देखो क्या बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या है +-2 है। रूट ले लोगे तो प्लस भी आएगा और माइनस भी आएगा। अब ये मिल गया हम लोग को आर की वैल्यू, तो ये आर की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। जब आर की वैल्यू मान लो 2 होगी, व्हेन आर इज इक्वल टू +2, तो उस केस में a +2 यहाँ पे रखो तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। तो ये 3a इज इक्वल टू क्या आ गया -4, मतलब कि a की वैल्यू क्या आ गई -4/3। और जब r की वैल्यू -2 है, उस केस में देखो तो -2 यहाँ रखो तो a इंटू -2 है, ठीक है, इज इक्वल टू -4 हो गया। a -2 है क्या होगा -a इज इक्वल टू -4, तो a की वैल्यू आ गई 4। तो हम लोग को देखो दो सीक्वेंस यहाँ पे मिलेगा, एक सीक्वेंस ऐसा है जिसमें a -4/3 है और r है +2, ठीक है, तो वो भी हमारे इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सीक्वेंस चलो बनाते हैं, एक सीक्वेंस होगा -4/3 पहला टर्म हो गया। अब क्या करना है, r का मल्टीप्लाई करते जाओ बस। तो r यहाँ पे क्या है +2 है इस केस के लिए, देखो तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा -8/3 हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा -16/3 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलता रहेगा, एक सीक्वेंस ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब दूसरे सीक्वेंस पे आओ, a की वैल्यू 4 है, r क्या है -2 है, तो 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, -8 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा, इसमें -2 करोगे तो -32 हो जाएगा। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका दूसरा एक सीक्वेंस आ गया जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा।
तो ये दो अलग अलग सीक्वेंस हैं जो इस क्वेश्चन के आंसर में होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टाइप्स थे जिसके क्वेश्चंस जनरली होते हैं हमारे पास जीपी में। बेसिक जो हम लोगों ने एनएस टर्म अभी पढ़ा है, तो एनएस टर्म के ऊपर बेसिकली कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद कुछ एडवांस थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, जनरल टर्म के ऊपर, और फिर आगे बढ़ेंगे बाकी टॉपिक्स को स्टडी करेंगे जीपी में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।